हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम यूपीएससी का जो पेपर हुआ था आपका 4 अक्टूबर को, उस 2020 को, उस पेपर का हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। थोड़ा सा देर में मैं डिस्कशन करने के लिए आई हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दूँ। तो बहुत रिसर्च के बाद मैं सारे क्वेश्चंस का आज आपके लिए डिस्कशन लेकर के आई हूँ। ये मैं जो सेट डिस्कस कर रही हूँ ये मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ था। ये पेपर सी है, सेट नंबर सी है। क्वेश्चंस तो सारे सेम है, तो आप अपने सेट के हिसाब से देख लीजिएगा। सेट सी का पहला क्वेश्चन जो है वो एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। जो भी सी सेट वाले बच्चे होंगे उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस हुई होगी, क्योंकि पेपर खोलते ही सबसे पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उनके हिस्से में आए। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो अब अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था। लाइक मार्च से हम देखें कंटिन्यूसली तो न्यूज़ में है। जो ऑर्डिनेंसेस आए थे, फिर जो फार्म बिल्स आए हैं, तो ये एक काफ़ी करंट से सोर्स्ड आपका जो है क्वेश्चन आया है, बट डायरेक्टली सोर्स नहीं है, ये इनडायरेक्टली आया है। और अगर आप जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी अगर हम पढ़ते हैं तो फर्टिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम जल्दी हमारे जो है पढ़ने में ये नहीं आती है। हालांकि ये जो है एक योजना के जो एक एग्रीकल्चर स्पेशल जो हमारा वो आई थी मैगज़ीन, उसमें भी इसका जो है ज़िक्र था, बट डायरेक्टली ज़िक्र नहीं था। तो जो क्वेश्चन है ये ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसका एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दें तो ये सॉल्वेबल क्वेश्चन था। इसको जो हम जो एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई थी, तो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू इसको आप सॉल्व कर सकते थे, जिसको मैंने जो है सही सॉल्व किया था यूजिंग दिस सेम टेक्निक। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन का क्या फ़ायदा है एग्रीकल्चर में। पहला है कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ पॉसिबल। अगर आपको ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, तब आप सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ के देखें, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे को भी जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था उतने अच्छे से इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट यहाँ पे एक अगर आप एक्सट्रीम वर्ड देखें, ऑल अदर फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल, तो पहला यहीं पे आपके दिमाग में घंटी घुसनी चाहिए थी कि ऑल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स ही क्यों, वाई नॉट अदर फर्टिलाइजर्स। एंड तो ये देखने में ही जो हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है। गलत इसका रीज़न ये भी है कि रॉक जो फॉस्फेट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। अब स्टेटमेंट 2 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, बचता है ऑप्शन सी जो कि सही ऑप्शन है। अब आप देखें बाकी अगर तीनों ऑप्शंस को देखें तो ये जो है लॉजिकली मैच करते हैं। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वाटर इज पॉसिबल, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, इसीलिए आंसर होगा इसका सी। फर्टिगेशन बाय द वे, इसका मीनिंग होता है फर्टिलाइजर को जब हम इरिगेशन के साथ साथ प्रोवाइड करते हैं तो उस टेक्निक को हम फर्टिगेशन बोलते हैं। और फर्टिगेशन की जो टेक्निक है उसको यूज़ करके हम जो है ये जो एक एफिशिएंट फर्टिलाइज़र का को दे पाते हैं प्लांट तक, और उससे जो है अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की बढ़ जाती है, लीचिंग केमिकल्स की कम होती है क्योंकि हम कम जो है केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है फर्टिलाइजर्स का वो भी पॉसिबल है। अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। पहला मिनरल है, अगेन अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये अगेन एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये टफ इसलिए था क्योंकि जब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, मेजर माइनर माइनर मिनरल्स जो हम पढ़ते हैं रेगुलरली जो पढ़ के जाते हैं, तो हम आयरन ओर और कोल, ये सारे मिनरल्स पढ़ते हैं, और बाकी जो ओर्स होते हैं जैसे बॉक्साइट हो गया, इस तरह के ओर्स के बारे में हम ज़्यादा जानकारी रखते हैं। बट इनके बारे में क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमाइट, इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें, तो ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का कहना था कि विच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स के बारे में हमें इसमें बताना था।
अब अगर आप बेंटोनाइट को देखेंगे तो बेंटोनाइट बेसिकली ये क्ले का नाम होता है, इसके अंदर सिलिका होती है। तो क्ले ऑब्वियसली सिलिका या फिर अगर आप क्ले की बात करें तो ये ऑब्वियसली मेजर मिनरल नहीं होगा। तो 1 को अगर आप कैंसिल आउट कर दें तो हमारा जो ऑप्शन बचेगा, ये 1 को कैंसिल आउट करने के बाद ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, बी और डी बचता है। अब क्रोमाइट की अगर आप बात करें, क्रोमाइट इज ए मेजर मिनरल, ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो भी आप एक बार सोच करके देख सकते हैं, क्योंकि ये मेटालिक है तो ऑब्वियसली ये एक जो है आपका मेजर मिनरल की कैटेगरी में आएगा। तो ये तीनों जो मिनरल्स हैं ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं, 2, 3, 4। तो आंसर हमारा जो है डी होगा, 2, 3, 4 इसका आंसर है। ऑन द फेस ऑफ इट ये टफ क्वेश्चन था, और अगर आपको नहीं ये समझ में आता तो ये एक छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसको गेस करना काफ़ी, जो एग्जाम सिचुएशन है उसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगेन अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन अगेन टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्यों टफ है? क्योंकि अगर हम ओशन मीन टेम्परेचर की बात करते हैं तो नॉर्मली हम जो ओशन का मीन टेम्परेचर है वो इवन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट अदरवाइज जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके अंदर इस मीन टेम्परेचर का जिक्र नहीं होता है। तो अब इसमें स्टेटमेंट अगर आप देखें, OMT इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग द जनवरी मार्च। अब अगर आप इसको 129 मीटर्स देखें, ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका जो डेप्थ होती है वो 50 टू 80 मीटर्स की डेप्थ होती है, बट इसको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप जाके पीछे, मैं इसका डिस्कशन कर चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में, तो आप सिविल तैयारी के जो वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एलिमिनेशन टेक्निक्स का। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दिया हो तो क्वेश्चन के चांस जो है गलत होने के बढ़ जाते हैं। तो उसी को देख करके अगर आप 1 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे जो 2 ऑप्शन है वो इधर से एलिमिनेट हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2 एंड 1 ओनली। अब बचता है ये OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। तो ऑब्वियसली मानसून के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हाँ, हम जो है लॉन्ग टर्म मीन के साथ टेम्परेचर को एसेस करके देखते हैं कि क्या मानसून कैसा होने वाला है। और ये जो एस्टिमेट्स आते हैं जनवरी और मार्च के बीच के जो डेटा है इसी को लेकर के बताए जाते हैं, जिससे कि हम मानसून का प्रेडिक्शन कर सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली। अब थर्ड अगर आप फोर्थ अगर क्वेश्चन देखते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एट द प्रेजेंट रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। उस अगेन ये आपका एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। आई एम रियली सॉरी, ये सारे जो क्वेश्चंस थे 3-4 शुरू के, ये थोड़े से टफ हैं। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि सी सेट में शुरू के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट आए थे। तो ये जो टफ क्वेश्चंस थे ये सारे जो है एक साथ हमें मिले थे। किसी भी सेट में अगर आप देखें तो 3-4 एकदम टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जब एग्जाम में, तो एकदम जो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगेन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, एट द प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ये हमें जो है थोड़ी सी अगर ये फंक्शनल नॉलेज है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट को एलिमिनेट करते ही हमारे ये 2 जो ऑप्शंस हैं ये जो है हट जाते हैं। तो अमोनिया इज द इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। और सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी से सल्फर निकलता है। दोनों कॉन्सेप्ट जो है हमारे ठीक हैं। अगर ये आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता था तब भी आप अगर थोड़ा सा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अगर देखें तो आपको याद होगा कि जो व्हीकल एग्जॉस्ट होता है उससे SO2 निकलता है, मतलब सल्फर जो है ये बाई प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। तो दोनों आपके ये कॉन्सेप्ट सही थे, इसका ऑप्शन होना था बी, 2 एंड 3 ओनली। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है
ये कहता है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, इसको अभी छोड़ दीजिए स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अगेन यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो ह्यूमन हैबिटेशन। तो देखने में अगर इसमें लॉजिक आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं होगी, बट एक्चुअली क्या होता है कि ह्यूमन हैबिटेशन, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से याद होगा तो जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर जो है जोन्स होती है, जिसके अंदर कहीं कुछ हद तक जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना भी अलाउड होता है और कुछ एरियाज तक ह्यूमन हैबिटेशन भी अलाउड होती है। तो अगर आप 2 को एलिमिनेट कर दें उस लॉजिक पे तो आपके कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। 1 एंड 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा, 1 2 एंड 3 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है 1 एंड 3, जो कि सही ऑप्शन है। ये भी आपको पता होगा कि ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। काफ़ी जीबी न्यूज़ में था और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए थे। अगर आप याद करेंगे जो मैं डेली क्वेश्चन का आपको देती थी, पहले क्वेश्चन आंसर का जो डेली हम डिस्कशन करते थे, उसमें हमने बहुत डिटेल में जीबी का डिस्कशन किया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का डिस्कशन किया हुआ है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सी, मतलब ये 3 वाला सही है, 1 एंड 3 दोनों सही है। इसका आंसर होगा सी, 1 एंड 3 ओनली। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। शुरू में देखने में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बट इट इज़ स्प्रेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स और ये जो है नेचुरल हैबिटेट भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का था, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आपका मीडियम कैटेगरी का था, वो सॉल्वेबल क्वेश्चन था। ये सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, तो ये काफ़ी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख इस वक्त न्यूज़ में है तो ये काफ़ी जो है एक्सपेक्टेड था कि इस पे से क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आया भी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं ईस्ट ऑफ अक्साई चिन। अक्साई चिन ऑलरेडी जो है एक चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और उसके ईस्ट में अगर आप जाएंगे, ईस्ट मतलब कि तिब्बत की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे तिब्बत लाई करेगा। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत है। ईस्ट ऑफ ले, ले के अगर आप ईस्ट में जाते हैं अगेन ये इंडिया के बाहर का टेरिटरी है, तो इसलिए ये भी आपका गलत है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट इज नॉट इवन इन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। गिलगिट बाल्टिस्तान की काफ़ी बात होती है और ये आपको पता होगा कि गिलगिट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। तो ये उसके नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो अगेन वो इंडिया के बाहर का हिस्सा हो गया। इसका आंसर था डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका आंसर होगा डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। अगेन ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपके जो है पुराने नाम पूछे हुए हैं प्लेसेस के, और अगर नए भी होते तो एक बार को वो सॉल्व करने के लिए लायक हो जाता। काफ़ी सारे लोग इसको छोड़ के आए होंगे, फिर भी इसका डिस्कशन कर लेते। तो आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस पेयर्स। भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। अब इसको कैसे करना था, आई नो कि आपको किसी को इस बारे में, इसके ये प्लेसेस के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हम जितनी भी हमें बुक्स सजेस्ट की जाती है ये प्लेसेस इतनी पॉपुलर नहीं हैं। इन प्लेसेस के बारे में बहुत जो हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे होंगे उन्होंने सुना होगा, बट मेजर ऑफ अस वी हैड नॉट हर्ड अबाउट दीज प्लेसेस। हम लोगों ने इन प्लेसेस के बारे में शायद नहीं सुना है। तो एक टफ क्वेश्चन था ये। अब यहाँ से स्थानेश्वर अगर आप देखें तो जो एक ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी देखें तो वो भी उत्तर प्रदेश के साथ प्रोनाउंस, ये जो प्लेसेस हैं उनके साथ मैच नहीं करता है। अगर आप 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, मैंने इसी लॉजिक से किया था, तो 4 को अगर आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपका बचता है 1 एंड 3 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली। अब भिलसा थोड़ा सा न्यूज़ में था क्योंकि कुछ जो है यहाँ पे बातें मतलब भिलसा के बारे में मैंने कहीं पढ़ा हुआ था। तो 1 इज़ डेफिनेटली करेक्ट, 1 सही है और इसका गिरिनगर सही है। अब अगेन गिरिनगर से भी आप समझ सकते थे बिकॉज अगर आप देखें तो 3 तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि 3 सही ऑप्शन था। अब आपको ये समझना था द्वार समुद्र महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है, तो इसका आंसर है ए, 1 एंड 3 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो अगेन ये एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा जो है हमें याद नहीं रहता है। और आपको याद होगा जब मैं जो हिंदू का डिस्कशन करती थी तब मैं आपको जो है डेटा के बारे में बताती थी कि इस तरह के सारे डेटाज आपको याद रखने हैं। इवन हमने जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर एक जो डिस्कशन था हिंदू का, उसमें जब हम एक क्वेश्चन का डिस्कशन डेली करते थे उसमें मैंने आपको एक डेटा दिया था, वहाँ पे 36% का ये जो डेटा है ये पूर्णतः गलत है। तो 1 की अगर आप बात करें, और इस बारे में ये तो मैं एक नॉलेज बेसिस पे कह रही हूँ, एग्जाम सिचुएशन में अगर आप देखें तो 36% अगेन यहाँ पे वही एक जो टिप है वो काम आएगी कि जब भी हमें एक नंबर्स दे रखे हैं और इतने एक्यूरेट दे रखे हैं तो ज़्यादातर टाइम वो गलत होता है। तो अगर आप इसको क्रॉस आउट कर देंगे तो आपके जो कुछ ऑप्शंस हैं वो अपने आप हट जाएंगे और 50-50 के और चॉइसेस में हमें चांसेस लेने होते हैं। तो अगर आप इन बाकी 2 स्टेटमेंट्स को देखें तो काफ़ी सही ये प्रतीत भी होते हैं। CGWA इज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही है। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। इस बारे में क्वेश्चन भी आया था कि किस तरह से जो हमारी सिटीज़ हैं उनके अंदर लैंड स्लिपिंग की जो है एक्टिविटी नोटिस की जा रही है बिकॉज हम ग्राउंड वाटर इरीगेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एरिया है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, इसका आंसर होगा बी, 2 एंड 3 ओनली। अब 9th क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि जेट स्ट्रीम्स अकर ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, अगेन ओनली दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला गलत है। वैसे भी अगर आप जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो 4 जेट स्ट्रीम्स तो परमानेंट होती हैं, 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 2 सदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 गलत हो गया। तो इसको एलिमिनेट करते ही हमारे 2 जो ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, अब 2 बचते हैं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई। तो आपकी प्रीवियस नॉलेज से आपको याद होगा कि जब मैंने साइक्लोन्स का जिक्र किया था, फानी वगैरह वगैरह का जब हमने जिक्र किया था साइक्लोन पे, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। तब मैंने आपको जो है रिवाइज कराया था साइक्लोन के बारे में और बताया था कि केवल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनमें आई फॉर्म होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि केवल कुछ साइक्लोन्स जो है आई को डेवलप करते हैं। दूसरा दे रखा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। तो जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन में जो सेंटर होता है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि लेटेंट हीट यहाँ पे निकलती है। लेटेंट हीट की वजह से इस यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, बट यहाँ पे लेसर दिया हुआ है। लेसर दिया हुआ है इसका मतलब ये गलत है, तो स्टेटमेंट ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। आंसर होगा सी, 2 ओनली। Next, among the following tiger reserves, which has the largest area under critical tiger habitat? तो नागार्जुन सलेम में काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन हुआ था, टाइगर सेंसस के टाइम पे हमने किया था और ये हिंदू में काफ़ी दिन ये न्यूज़ आई थी। 3-4 बार इसका हमने जब द हिंदू का हम डिस्कशन किया था उसमें हमने इसका जिक्र किया था। तो इसका सीधे सीधे ये काफ़ी ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था और इसका सीधा आंसर है सी, नागार्जुन सागर सिरिसलम। अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता था तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि सारे ही हमें टाइगर हैबिटेट दिए हुए हैं और नहीं तो इसका गलत करने की आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी जो है डिस्कशन में था और काफ़ी ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अब अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखें, Schedule 6 of if a particular species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? तो ये अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, शेड्यूल 6 के जो भी हमारे प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उसके लिए ये कल्टीवेट नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक जो इसका ए और बी में कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, कुछ हद तक ये भी सही है, बट अगर आप स्टेटमेंट को, अगर आप इस एक्ट को देखेंगे तो एक्ट में यही लिखा हुआ है कि ये प्लांट जो है कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। ये एक जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग आपको इसका आंसर ए बताएंगे, बट एज पर द रिसर्च विच आई कंडक्टेड, एज पर द एक्ट, इसमें जो है बी आंसर होना चाहिए। ये प्लांट्स जो है कल्टीवेट नहीं होते हैं, ये प्लांट्स को कल्टीवेट नहीं किया जाता। जो भी कल्टीवेशन इनका होता है इसको बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है।
एज सच दे आर नॉट अलाउड टू बी कल्टिवेटेड। तो इसका आंसर जो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द टू ऑप्शन सेलेक्ट करना था, बेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस में बी ऑप्शन इसकी ज़्यादा सूटेबल है, इसका आंसर बी होना चाहिए। अगेन बट आई एम नॉट टेकिंग द चांस, ये दोनों बिल्कुल गलत हैं इसके ऑप्शंस। ज़्यादातर लोग आपको ये बताएंगे, बट आई थिंक इसका आंसर ये होने वाला है। जितनी मैंने रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बट अगेन आई एम कीपिंग इट इन द स्टार्ड कैटेगरी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपके साथ कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू गुप्ता डायनेस्टी इन द एंशिएंट इंडिया इन द टाउन्स घंटाशाला, कदूरा एंड चौल वर वेल नोन एज। ये टफ क्वेश्चन है। ये मैंने आपको इवन सिविल तैयारी पे भी कई बार आपको जो है ये जो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो टर्म्स हैं उनकी क्विजेस भी कराई है, और साथ साथ आपको जो है पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की है। तो इसमें घंटाशाला, कदूरा और चौल, ये जो है पोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ से इस फॉरेन ट्रेड को जो है किया जाता था। तो ये पोर्ट्स हैं जो हैंडल करते हैं फॉरेन ट्रेड को। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, विदाउट प्रीवियस नॉलेज या अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं था आपके लिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। ज़ीरो टिलेज का मतलब है कि जब हम दूसरी फसल उगाते हैं उससे पहले जो खेत को तैयार किया जाता है उसको टिलेज कहा जाता है। तो अगर हम टिलेज ना करें तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में थी, उसी वजह से ज़ीरो टिलेज का एक के बारे में काफ़ी चर्चाएं की गई थी। टॉरेफेक्शन टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है न्यूज़ में थी। तो कहीं ना कहीं ये हालांकि बहुत इनडायरेक्ट है, आपको लगेगा कि मैं बहुत एब्जर्ड कोरिलेशंस निकाल रही हूँ, बट अगेन समवेयर इट हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से सोर्स्ड है क्वेश्चन। तो सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप्स। जीरो टिलेज में यूजुअली क्या किया जाता है कि पहले वाला जो क्रॉप है उसको बर्न नहीं किया जाता, उसको खड़े रहने दिया जाता है, उसको वो ग्रीन मैन्योरिंग का काम करता है, और दूसरा जो हम क्रॉप है उसको सो करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। फिर यहाँ पे विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट पैडी प्लांटेशन ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, क्योंकि ये जो एक आपके जो क्रॉप्स जो रह जाते हैं ये जो है वाटर को की सीपेज को रोकते हैं, इसीलिए जो है नर्सरी में प्लांट की सैपलिंग को हमें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती और डायरेक्ट प्लांटेशन पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप बर्निंग नहीं कर रहे हैं, जो आपका प्लांट स्टैंडिंग प्लांट था उसको ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करें। तो तीनों आपके ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, और इसको भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं था, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन सिचुएशन। और स्पेशली अगर आप जिस तरह से इसका प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का, तो ये इस तरह से प्लेस्ड है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जा सकते हैं रॉ फ्यूल्स के लिए, सॉरी फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स के लिए क्या क्या जो है आपका प्रोडक्शन किया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटोज, शुगर बीट। तो ये एकदम से आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आया है, और इतना ज़्यादा इजी नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें अगर आप आंसर्स की देखेंगे, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, आपको दिया है 1 2 5 6, 1 3 4 6, 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। ज़्यादातर लोगों ने ये मार्क किया है, बट इसका आंसर है बी 1 3 4 एंड 6 ओनली। तो इसमें जो इसमें कुछ भी ऐसे लॉजिक नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोलें इसका आंसर जो है यही आएगा। तो ऐसा इसका आंसर जो है आपका बी होना चाहिए, बी है, सॉरी होना नहीं चाहिए, बी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द बेस्ट डिस्क्राइब बेस्ट द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो ये आया तो है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, बट ये सीधे सीधे आपके जो
12th की NCERTs हैं इकोनॉमिक्स की, उसमें से जो कॉस्ट वाला चैप्टर है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, वहाँ पे आपने बहुत तरह के कॉस्ट पढ़े होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, वहाँ से आया है, बट इसको प्रैक्टिकल बना दिया। सिर्फ सोशल कॉस्ट आता तो शायद ये सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी होता। तो ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, काफ़ी इसका सिंपल। जब हम सोशल कॉस्ट की बात करते हैं तो सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक सोसाइटी को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, डैमेजेस के फॉर्म में। तो ये लॉन्ग टर्म डैमेज कॉस्ट को जो है कैलकुलेट किया जाता है सोशल कॉस्ट में। सीधे सीधे अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो ये ईजी हो जाता है, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसका आंसर होगा ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई टन ऑफ कार्बन एमिशन इन अ गिवन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दिस इज अ टफ कैटेगरी क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है आपके, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खारिफ एंड राबी क्रॉप। दूसरा आपको दिया है, ये वाला ऑप्शन सही है, इसको खारिफ और राबी दोनों के रूप में हम जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है एग्रीकल्चर की तो आपको पता होगा कि जो हमारी पल्सेस हैं ये हार्डी क्रॉप्स होती हैं, ये बहुत कम वाटर को जो है यूज़ करती हैं, काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स होते हैं ये, और इनको जो है इनके लिए ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है किसी भी मतलब ये जो सीज़न, हालांकि कुछ आपके जो है सीजनल क्रॉप्स होते हैं, बट अगेन ये जो ब्लैक ग्राम है ये आपकी जो है कल्टीवेट की जा सकती है एज अ खारिफ एज वेल एज राबी क्रॉप। दूसरा आपका ऑप्शन कहता है ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। तो अगर आपने अगेन थोड़ा सा इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज जो है आपको क्रॉप्स की होनी चाहिए, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अरहर का होता है, और अरहर को हम ग्रीन ग्राम नहीं कहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा 2 गलत हो गया। 2 स्टेटमेंट को अगर आप कैंसिल आउट कर दो तो ये 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएंगी। आपका आंसर आएगा ए, 1 ओनली। अगेन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आपसे आपका जो है NCERT से उठाया गया है। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, सब ट्रॉपिकल देखते ही आपको जो है ये शुगर केन क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि शुगर केन जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है। फिर उसके बाद आगे पूछा हुआ है, ए हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। हार्ड फ्रॉस्ट इंजूरियस, जूट यहाँ से जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज हार्ड फ्रॉस्ट जो है इंजूरियस होता है कॉटन को और टी को। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो टी को चाहिए होती है 150 अबव, 150 सेंटीमीटर के ऊपर, तो इसलिए आपका ये टी भी आपका जो एलिमिनेट हो जाता है। आंसर होगा इसका ए, कॉटन। तो कॉटन क्रॉप इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, with reference to the solar water pumps, consider the following statements. Solar water power can be used for running surface pump and not for submersible pumps. तो अगर आपको याद होगा तो सबमर्सिबल पंप्स का काफ़ी ज़्यादा यूसेज इंडिया के अंदर होता है, और ये सीधा सीधा मतलब अगर आप लॉजिक से देखें तो सरफेस पंप हो सकते हैं, सबमर्सिबल क्यों नहीं हो सकते, अपने आप ही इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, सोलर पंप कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट दी वंस विद पिस्टन। ये टोटली ऑपोजिट दिया हुआ है, ये जो है पिस्टन रन पंप्स होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। इसका आंसर होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। अगेन ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टफ है ये क्वेश्चन, और शायद जो इवन जो लोग जिनकी ऑप्शनल आपका जो है हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी है, उनके लिए भी ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्वेबल नहीं था, काफ़ी सारे बच्चे इसको छोड़ के भी आए होंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि विद फ्रेंड्स टू द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन क्या क्या चीज़ें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या क्या जो है स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला है, अ सब्सटैंशियल सेविंग इन द सीड मटेरियल इज मेड विद बड चिप सेटलिंग्स when bud chip settlings are raised in a nursery and transplanted in the मेन फील्ड। तो ये हिंदी में अगर देखें तो इसमें लिखा है कि जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो अगर आप लॉजिकली देखें तो ये लॉजिक वाइज ये स्टेटमेंट सही लगता है, ये स्टेटमेंट सही है एक्चुअली। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपका कि व्हेन
direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds. तो ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. अगर स्टेटमेंट 2 को आप एलिमिनेट कर देंगे तो ये दो ऑप्शन हमारी सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाती हैं. और हमने देखा है कि लॉजिक के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो ठीक है. तो इसका आंसर है सी 1 एंड 4 ओनली. अब इसको सॉल्व करने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं था. अगेन क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में ही बोल दिया क्वेश्चन में कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था. तो अगर आप सोचें तो काफ़ी, अगर आप करना चाहते हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं था जिसको हम सॉल्व कर सकें. यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपका जो 2 है वो गलत है. स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है कि सेट्स जहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, अगर उनको जर्मिनेशन किया जाए तो केवल 65 से मतलब ये जो डबल बर्डेड सेट्स होते हैं उनकी अगर हम प्लांटेशन करें तो उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बर्डेड सेट्स. और ये ऑपोजिट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. इसी तरह से अगर आप बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 की, तो स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि लार्ज अगर सेट होंगे तो उनका सर्वाइवल जो है बेड वेदर में ज़्यादा अच्छा होता है. ऑब्वियसली 2 बर्ड्स हैं, तो 2 बर्ड्स हैं, तो अगर एक बर्ड में प्रॉब्लम भी आई तो सेकंड बर्ड्स की वजह से सर्वाइवल हो जाएगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं. स्टेटमेंट 1 और 4 सही है. इसका आंसर जो है इसीलिए सी होना चाहिए, 1 एंड 4 ओनली. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि which in the context of India, which of the following are considered to be practices of eco-friendly agriculture. अगेन ये टफ क्वेश्चन है. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की यहाँ पे बातें पूछी गई हैं. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये तो हमने पढ़ा है, तो ये आपका 1 जो है सही हो जाता है. 1 सही होते ही आपके 2 ऑप्शन नेगेट हो जाते हैं. और पहले भी मैंने आपको बताया अगर आपके जो है 50% मतलब 2 ऑप्शन बचें तो वो क्वेश्चन हमें करके आना है. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ये सही है, और 1 2 3 तो दोनों में ही सही है. अब इसका मतलब टेंसियोमीटर यूज़ अपने आप सही है. वर्टिकल फार्मिंग, ऑफ कोर्स वर्टिकल फार्मिंग ठीक होता है. वर्टिकल फार्मिंग से जो है काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं. और वर्टिकल फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है कि वर्टिकल फार्मिंग मतलब थोड़ा बहुत ये न्यूज़ में भी था. ये प्रैक्टिस है जब वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स में इनको ग्रो किया जाता है. आपने काफ़ी जो है देखा होगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और इससे जो है ऑप्टिमाइजेशन होती है, सॉइललेस ग्रोथ कर सकते हैं. तो ये हमारी इको फ्रेंडली टेक्निक है, ये सही है. तो इसका आंसर इसीलिए होगा डी 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4. नेक्स्ट हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. अगेन ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ टर्म्स पूछे गए हैं और ये भी वो टर्म्स हैं जो हमने शायद बहुत कम सुने होंगे. हालांकि क्योंकि जो क्वेश्चंस ये वाले जो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने सुने हो, क्योंकि हम बात करते हैं जब जब भी हम तैयारी करते हैं तो एक हमें स्ट्रेस करके बताया जाता है कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म इम्पॉर्टेंट है. तो इस बार ये वहाँ के जो टर्म्स हैं वो आए हैं, तो शायद ये डूएबल क्वेश्चन था. कुछ लोगों को डूएबल लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये टफ लगेगा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: परिवारजक, रिनंसिएंट एंड वांडरर. अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें, उपासक, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये तो बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब एक ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो गई, 1 एंड 2 ओनली हमारी एलिमिनेट हो जाती है. दूसरा आता है श्रमणा, प्रीस्ट विद ए हाई स्टेटस. ये प्रीस्ट तो होते हैं बट हाई स्टेटस के नहीं होते, तो 2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. 2 एलिमिनेट होते ही हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचता है बी, 1 एंड 3 ओनली. परिवारजक जो है हमारे रिनंसिएंट एंड वांडरर्स होते हैं. ये दोनों हमारे जो ऑप्शन हैं ये 2 ठीक हैं, इसीलिए आंसर होगा बी, 1 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट आप देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल. तो एलिफेंट्स एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका इश्यू था. एलिफेंट की एक तो काफ़ी ब्रूटल एक हत्या हुई थी एलिफेंट्स की. उसके अलावा इस बार जो है एलिफेंट के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हुए थे. तो एलिफेंट वाज इन न्यूज़. एलिफेंट पे क्वेश्चन आना कोई एक बहुत आउट ऑफ द वे क्वेश्चन जाके नहीं आया है. इट वाज क्वाइट इन न्यूज़, और शायद इसी वजह से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है. तो एलिफेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये पता होता है कि एलिफेंट के ग्रुप में हमेशा जो एक लीडर होती है वो फीमेल होती है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारी पूरी सही है. तो इसको फर्स्ट को सही करते ही हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 एंड 4 और 3 ओनली एलिमिनेट हो जाता है. अब यहाँ पे अगर आप देखें फोर्थ स्टेटमेंट, अब आपको देखिए 2 3 और 4,
अब आप अगर फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, अगर ये सही होगा तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, और अगर 2 सही होगा तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। तो ये हो सकता है जेस्टेशन पीरियड सबको पता ना हो, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड एक ऐसी चीज़ है जो बायो स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगी, सबको हम नहीं इतना डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये वाले ऑप्शन पे बाद में आएंगे। यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन पे, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये काफ़ी न्यूज़ में था कि कर्नाटका में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है, केरला में नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो केरला गलत है। इससे जो है फोर्थ ऑप्शन हमारी जो है गलत हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन गलत होती है, हमारा 1, 3, 4 गलत हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन हमारी गलत है। अब इसी तरह से अगर आप देखें कि एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ओनली लगा हुआ है, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 3 हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, तो 3 और 4 हमने एलिमिनेट कर दिए, 1 एंड 2 इसका मतलब सही है, तो 22 मंथ से इसका जेस्टेशन पीरियड है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। अगेन ये टफ क्वेश्चन है, टफ इसलिए क्योंकि हम जो है एरियाज़ को, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, बट इतना ज़्यादा डिटेल में कि कौन किस बेसिन में लाई करता है ये नहीं करते, क्योंकि बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी टाइम से प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और रिवर्स कौन सी उनके थ्रू पास होती हैं इस एरिया में क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हालांकि टफ है इसलिए है क्योंकि सबको प्रैक्टिकली याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर एक बात ये हो जाती है कि आप कितना डेटा याद रखेंगे। अब जितना ज़्यादा डेटा आप मल्चिंग पे जाएंगे उतना ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा है, किसी बार कुछ और तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक दो क्वेश्चन की वजह से हम अपनी जो एग्जामिनेशन करने की स्ट्रैटेजी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, पापई कोंडा नेशनल पार्क। पापी कोंडा नेशनल पार्क, स्पेशली जो साउथ इंडिया के बच्चे शायद उनका ये ज़्यादा अच्छे से सही हुआ होगा, और या फिर जिसको थोड़ी सी नॉलेज है उनका अच्छे से सही होगा। ये आंध्र प्रदेश में लाई करता है, और ये गोदावरी में लाई करता है, गोदावरी के बेसिन में लाई करता है। तो ये आपका 2 जो है गलत हो जाता है, 2 गलत होते ही आपके देखिए 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो गए। अब आपके बचते हैं 3 एंड 4 एंड 1, 3 एंड 4। तो नागरहोल जो है हमारा ये लाई करता है कावेरी बेसिन में, और इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, और ये कर्नाटका में लाई करता है। कर्नाटका से ही कावेरी रिवर भी निकलती है, तो नागरहोल सही है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी सही है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सही है। इसका आंसर होगा सी 1, 3 एंड 4 ओनली। हालांकि डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको करना, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना, क्योंकि सारे नेम्स जो है सिमिलर हैं। अगर कोई नॉर्थ इंडियन नेम होता या कहीं नॉर्थ ईस्ट का होता या फिर किसी और स्टेट का होता तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता, बट अगेन ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, नो डाउट। नेक्स्ट आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी, सीलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर। देखने में ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट जो बर्डिंग वाले एंथुजियास्ट होंगे उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। जब भी हम यूजुअली जब हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड्स के नाम उनके जो कलर्स होते हैं, स्पेशली द थ्रोट कलर, उसके बेसिस पे रखे जाते हैं। तो वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट से ये क्लियर हो जाता है कि ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स की वेराइटीज़ हैं। तो एक तरह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऑन द फेस ऑफ इट, बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज बर्ड्स को इसी तरह से नेम किया जाता है। तो बर्ड्स के नाम जो है उनके थ्रोट के हिसाब से होते हैं, यहाँ से देख करके। दूसरा बारबेट की अगर हम बात करें, अगेन बारबेट जो है आपकी एक बर्ड होती है, तो ये दोनों की वजह से ये रेफर करते हैं बर्ड्स हैं, तो आपका आंसर होगा इसका ए बर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामनीवोरस। तो अभी जो है कान्हा नेशनल पार्क ने अपना एक मैस्कॉट दिया था जो कि बारासिंगा था, और बारासिंगा हमें पता है कि ये जो है आपका हिली एरियाज़ में थोड़ा सा पाया जाता है। तो ये आपका जो आंसर है इसका ए है, कान्हा नेशनल पार्क है। अगर ये करंट रिलेटेड था, काफ़ी न्यूज़ में था, तो जो बच्चे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा ये, अदरवाइज़ इसमें गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका मीडियम कैटेगरी का था, डुएबल था अगर आपने वो मैस्कॉट के बारे में पढ़ा है, अदरवाइज़ ये डुएबल नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टील स्लैग कैन बी ए मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग।
स्टील स्लैग से आप क्या क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड कर सकते हैं हम, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर, अगर आप इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर की बात करें तो अगेन ये भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ये भी किया जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हुए कि एग्रीकल्चर सॉइल का शायद इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, बट स्टील स्लैग को यूज़ करके हम जो है पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टील स्लैग से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की जो अमाउंट है वो बढ़ता है एग्रीकल्चरल सॉइल में। तो ये सॉइल के जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो देने में हेल्प करता है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। तीनों इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो मस्क डियर काफ़ी जो है आपको पता है कि हिली एरियाज़ में पाया जाता है, और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तराई में है। मानस नेशनल पार्क अगेन ये हिली एरिया में नहीं लाई करता है। ये दोनों आपके हिली एरियाज़ के जो नेशनल पार्क हैं 1 एंड 2, एस्कॉट और गंगोत्री, इसलिए इसका आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रूरल कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर ensuring एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। ये टफ इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई नहीं हैं इसमें। बट एक चीज़ अगर आप पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये डेफिनेटली इससे एल्बिडो बढ़ता है, और एल्बिडो से हीट बढ़ती है, और हीट बढ़ने से क्या होगा कि कार्बन फुटप्रिंट हमारे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो अगर आप 5 को एलिमिनेट कर देते तो ये दो ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचता है 1, 2, 3 और 2, 3, 4। तो इसमें आपका जो है इससे क्लियर है कि 2 और 3 हमारा सही है। अब आपको 1 देखना है और साथ साथ 4 देखना है। तो अगर कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी जो कि हमारा 2 है, जो दोनों में लाई कर रहा है, अगर वो सही है तो ऑब्वियसली ये आपकी गलत हो जाती है, हॉट मिक्स नहीं होती है। तो इसीलिए इसका आंसर है 1, 2, 3। उस लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे, बट अगेन क्योंकि मैं एग्जामिनेशन सेंटर से इस वक्त बाहर हूँ तो मेरे लिए बाहर से कहना ईजी है। करते वक्त ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफ़ी सारे बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे। इसका आंसर है 1, 2, 3 ओनली। इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। तीनों ठीक है आपके। अगेन हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, ये भी आपका ठीक है। तो 1 एंड 3 अगर आप देखें तो सिर्फ डी ऑप्शन में लाई करती है, 1, 2, 3 में लाई करती है। इसका आंसर होगा डी। इवन आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोल प्लांट से NO2 और SO2 बाहर निकलते हैं, तो बी ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोचार इज कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में की अभी हमने बात की थी, ये सेकंड क्वेश्चन अगेन वर्टिकल फार्मिंग से आ गया। अगेन ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि बायोचार के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। ऑब्वियसली ये जो हमें बुक्स रिकमेंड की जाती हैं उसमें हम बायोचार के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है हमने। तो अगेन ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, सॉल्व करना इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट था एग्जामिनेशन सेटिंग में। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर ऑप्शन 1 है ये ठीक है। दूसरा, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी ठीक है। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा। सो गाइज अब अगर हम 31 क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में लिखा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल आपको मेरा आंसर मिलेगा, बट मेरा आंसर जहाँ तक है सही है। बहुत रिसर्च के बाद मैं बता रही हूँ, लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ देखिए, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। क्या सारे क्रॉप्स का हमारे में सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है? नहीं होता। एज सच अगर हम स्टेटमेंट की फील्ड पे जाएं तो हमें लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट जो है MSP फिक्स करती है, पर गवर्नमेंट सभी क्रॉप्स की MSP फिक्स नहीं करती है। इसलिए स्टेटमेंट 1 हो गया गलत। स्टेटमेंट 1 गलत होते ही ये देखिए ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा वर्क करती है। अब आगे आप देखिए, 2 कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, ये होती है, सही है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी सही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, अगर ये 4 भी दिया होता तो शायद ये सही हो जाता,
बट अगेन हमारी ऑप्शन बचती नहीं है, क्योंकि ये ऑल क्रॉप्स वाली जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इंडिया में ऑल क्रॉप्स पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर है वो सी आएगा, 2, 3 एंड 6 ओनली। तो इसका आंसर है सी, 2, 3 एंड 6 ओनली। बहुत सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आपको यही आंसर मिलेगा, 2, 3 एंड 6। काफ़ी टाइम से अगर आप देख रहे होंगे तो जो मतलब जिन्होंने बहुत जल्दी आंसर्स दिए थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जो है आपको जो है बाकी आंसर्स दिए, तो वो उनके उस पर मत जाइएगा, इसका आंसर जो है सी मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो टर्म की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली बैंक्स यूज़ करती हैं ये देखने के लिए कि क्या जो इंटरेस्ट है वो हमारी जो जिस भी कंपनी है उसको हम लोन दे रहे हैं, क्या वो उसका हम इंटरेस्ट कवरेज कवर कर पाएंगे उसके एसेट्स को यूज़ करके, मतलब एसेट्स के थ्रू या नहीं। तो ये एक लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको पता होगा, ये एक लिक्विडिटी रेशियो होता है और ये बताता है कि क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट जो है उसको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे, द हायर ए बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्व द डेट। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है तो ये जो है फर्म की कैपेबिलिटी अच्छी होती है डेट को सर्विस करने की। तो इसमें जो है थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन गलत होते ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क। ये हाँ, इससे हमें पता चलता है कि अभी रिस्क क्या है गवर्नमेंट की, ये सॉरी कंपनी की, ये सही है। और दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है कि इमर्जिंग रिस्क और प्रेजेंट रिस्क दोनों को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1 एंड 2 ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट। तो अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो प्राइस की पॉलिसीज़ में प्राइस को क्या क्या चीज़ें जो है अफेक्ट कर रही थी, प्राइस के सॉरी कौन कौन से फैक्टर्स जो है राइस के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है देती है उसका। देन गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग भी करती है, ये आपको पता ही होगा। फिर कंज्यूमर सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी आपको पता होगा कि कंज्यूमर सब्सिडीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है ऑक्शंस वगैरह करती है, और मार्केट जब प्राइसेस सोर होने लगते हैं तो गवर्नमेंट जो है ट्रेडिंग भी करती है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली वर्ड पे ध्यान देने वाला है, इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। 10 साल की अगर आप बात करें तो 10 साल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें देखिए इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड इंक्रीज तो हुआ है बट कंसिस्टेंट नहीं हुआ है। मतलब कंसिस्टेंटली मतलब हर साल साल दर साल इंक्रीज होना चाहिए, कुछ ईयर्स में ये डिक्लाइन भी हुआ है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत होती है आपका, ये दोनों ऑप्शन आपके चले जाते हैं अलग। फिर इन द लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नेपाल हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, ये बांग्लादेश है। ये चीज़ें जो है इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई थी, तो ये ऑप्शन 3 भी आपका नहीं होगा, इसका आंसर है 2 ओनली, बी। टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल सबसे ज़्यादा जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है हमारा ट्रेड किया जाता है। एक टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं था इसको सॉल्व करना, बट अगेन डुएबल था। डुएबल इसलिए था क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली वर्ड को देखेंगे तो दो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और दो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद जो ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ज़्यादा लॉजिकल है, इसीलिए जो है आपका ऑप्शन होगा बी, 2 ओनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज इन G20। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर 20 के 20 हम स्टेट्स की बात करें तो उनको याद करना डिफिकल्ट है, तो ये अगेन एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। बट शायद अगर आप याद करना आप अच्छे से याद करते हैं तो आपके लिए ईजी होगा क्वेश्चन, बट ऑन जनरल इट इज़ अ टफ कैटेगरी क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन करना है। ईरान ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ G20। G20 का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि 20 डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका मिल करके, जो 20 हमारे मेजर कंट्रीज़ हैं उनसे मिल करके G20 फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है।
अब अगेन यहाँ पे मलेशिया आप देखेंगे तो मलेशिया आसियान पूरा एक ब्लॉक है, तो ऐसे में मलेशिया अगेन मलेशिया की वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। और इंडोनेशिया अगेन आसियान के ब्लॉक में आता है, ये अकेले इंडिपेंडेंटली आसियान का कोई भी नेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका बचता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। दूसरा, अब पहले हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शन 2 3 4 5 1 3 4 1 2 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 क्या बोला है, क्योंकि 5 जो है आपके 3 में है, अगर 5 को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। 5 में बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब किसान क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, वो क्या उससे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बना सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, वो भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और फैमिली हाउस। आपको अगर पता होगा कि जो बैंक लोन्स मिलते हैं, हाउसिंग लोन अलग होता है, बट यूजुअली जो फार्म लोन्स मिलते हैं वो फैमिली हाउस के लिए नहीं मिलते, तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। स्टेटमेंट 5 गलत है। 5 को हटाते ही आपके तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, ऑप्शन बचेगा बी। तो इसीलिए मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी पहले बताई थी, और एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी था। अदरवाइज अगेन ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, डूएबल क्वेश्चन है, ऐसे डिफिकल्ट इतना नहीं था कि जो हो ना पाए। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन 37, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जो है आपने अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छे से की है तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है सीपीआई को अडॉप्ट कर चुका है एज ए की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ये चीज़ मैंने आपको एक बार फरवरी में भी डिस्कस की थी, और इसका जब हमने जो है 360 डिग्री किया था तब भी हमने इसका डिस्कशन किया था। तो आरबीआई ने की मेजर के रूप में सीपीआई को इन्वॉल्व किया, तो 3 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये दोनों हट गए आपके। अब यहाँ देखिए वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर, ऑफ कोर्स ये सीपीआई में फूड का इंडेक्स हायर होता है। और 1 को अगर आप देखें सही है तो आपका ऑप्शन होता है ए, तो आंसर होगा आपका ए। दोनों ये सही है। WPI जो है सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता, सीपीआई कैप्चर करता है, और WPI में इन जो वेट होता है आपका फूड का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीपीआई, तो आपका ऑप्शन इसका होगा ए। नेक्स्ट अगेन ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम टू टफ क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा मैप का अच्छे से आइडिया है तो ये आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज ये मीडियम टू टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। मीकोंग अंडमान सी ऑफ कोर्स नहीं जाती है, ये आपको पता होगा, क्योंकि अंडमान सी आप देखें तो इंडिया के मैप में एकदम साउथ में आपकी आती है, और मीकोंग गंगा कॉर्पोरेशन से आपको पता होगा कि ये बे ऑफ बंगाल में खुलती है, तो अंडमान सी में तो नहीं जाती है मीकोंग, तो 1 आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे 2 ऑप्शन आपके चले जाएंगे। फिर अब थेम्स आयरिश सी में जाती है कि नहीं, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी था करना, और अगेन इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट किए 2 अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, तो 2 हमें देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या जाम्बेजी जो है इंडियन ओशन में खुलती है या फिर ये जो है अटलांटिक ओशन में खुलती है। अगर आप जो है मैप देखेंगे अफ्रीका का, तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे इंडियन ओशन है और वेस्टर्न पे आपका जो है आपका अटलांटिक ओशन है। जाम्बेजी जो है ईस्ट कोस्ट की तरफ जाती है, तो ये इंडियन ओशन में खुलती है, इसीलिए इसका आंसर है सी 3 एंड 4 ओनली। तो हालांकि एज सच डिफिकल्ट था, बट थोड़ी सी मैप नॉलेज है तो ये इजी क्वेश्चन आप कर सकते थे, डूएबल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि जिसको आप कर ना पाए। अगेन क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो ये है इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, यहाँ पे ऑल सीरियल्स की बात हो रही है। Pulses and oil seeds, the procurement at MSP is unlimited in any UT. Of course all cereals तो नहीं होंगे ये सारे। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे सीरियल्स जो है सारी सभी चीज़ों का इंडिया में MSP फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। अगेन ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ये क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन ए गलत हो जाता है। फिर दूसरा है इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एंड यूटी एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसको गलत कर सकते थे। गलत मतलब इसलिए कर सकते थे क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स किए हैं तो आपको याद होगा कि जब भी गवर्नमेंट MSP डिसाइड करती है, फ्लोर प्राइस जो डिसाइड करती है वो मार्केट प्राइस से ऊपर होता है, उस बेसिस पे ये सही होना चाहिए स्टेटमेंट। बट विल नेवर राइज ये एक्सट्रीम हो गया, तो ऐसे में जो है हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो कभी राइज नहीं करेगा, क्योंकि
अगर मार्केट सिचुएशन ख़राब है तो बिकॉज मार्केट प्राइस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई और एमएसपी हमारा फिक्स होता है, तो इसीलिए हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो कभी राइज नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी मतलब ऐसे सोचने वाली बात नहीं है। फिर 1 सही होने के वजह से ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 3 4 और 1 4 ओनली। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3, तो इसका मतलब हमें 2 3 और देखने हैं बस हमें। अब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू ए कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन को आरबीआई, आपको पता होगा आरबीआई इज अ बैंकर टू बैंक एंड आरबीआई इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, तो वो कॉर्पोरेशन को क्यों जो है सर्टिफिकेट देगी, वो भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, 2 चीज़ें इसमें गलत है, इसीलिए ये आपका जो है 2 एलिमिनेट हो जाता है। आंसर है इसका 3, सॉरी सी 1 एंड 3 ओनली, 3 बिल्कुल सही है और 2 हमारा गलत है इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तो एफडीआई मतलब कि जो सीधे सीधे कोई भी कंपनी आकर के इसमें इन्वेस्ट करती है कंट्री में, उसको एफडीआई कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ जो है एफडीआई की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, देखने में ये टफ लगता है बट इट इज़ एन ईजी कैटेगरी क्वेश्चन, काफ़ी ईजी, अगर इस पेपर के हिसाब से बोलें तो शायद ये ईजी क्वेश्चन कैटेगरी में ही आएगा। क्या एफडीआई का क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आप बात करें डेट सर्विसिंग, तो ऑफ कोर्स एफडीआई हम डेट सर्विसिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। एफडीआई जो है कोई भी कंपनी किसी कंट्री में आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है एसेट्स में, और तो उसको जो है हम एफडीआई बोलते हैं, तो उस डेफिनेशन से ही अपने आप में गलत हो गया। फिर इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एफआईआई बोलते हैं, तो ये देखते ही हमारा जो है गलत हो गया। एफआईआई टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब बचे आपके पास 2। पहला ऑप्शन कहता है इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी, तो कैपिटल मार्केट की इसमें बात ही नहीं होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सीधे सीधे कैपिटल मार्केट में नहीं होता है, एसेट बिल्डिंग में होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है। आंसर होगा बी, इट इज़ अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। कोई भी कंपनी आकर के किसी कंट्री में इन्वेस्ट करती है और अपनी ब्रांचेस खोलती है या सब्सिडीज खोलती है या कोई एसेट पर जो है क्रिएट करती है, उसको हम एफडीआई बोलते हैं। इससे कोई डेट नहीं क्रिएट होती, ये कैपिटल फ्लो होता है बस। तो इसका ऑप्शन हुआ बी, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। 42 विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्या क्या स्टेटमेंट सही हैं हमारी ट्रेड को लेकर के, यहाँ पे क्वेश्चन नोट करने वाला है स्टेटमेंट एट प्रेजेंट। अब इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं मतलब कम हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप आज की लॉन्ग टर्म की बात करें, क्वार्टर को ना देखें, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। अब यूपीएससी एट प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें या फिर ईयर की बात करें, उस पर डिपेंड करेगा। एज ऑफ नाउ वी विल टेक इट एज एक फिनेंशियल ईयर, और हमारे पास जो फिनेंशियल ईयर का डेटा अवेलेबल है वो पिछले फिनेंशियल ईयर का डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है हमारा। स्टेटमेंट 1 सही होते ही हमारे 2 ऑप्शन जो है नेगेट हो जाते हैं, 1 2 और 1 3 4 बचता है। 2 देखिए आपका बोला है कि इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील एंड केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ डिक्रीज्ड। ऑफ कोर्स नॉट डिक्रीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आयरन स्टील केमिकल्स फर्टिलाइजर्स मशीनरीज, और केमिकल्स में हर तरह के केमिकल्स आ जाएंगे, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा नेगेट हो जाएगा। आंसर है इसका 1 3 4। ऑफ कोर्स हमारी सर्विसेज हमेशा जो है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, और ओवरऑल हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट से भी सफ़र करते हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा डी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बहुत न्यूज़ में था, आपको याद होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे और ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के ही प्राइस नेगेटिव में गए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन बहुत कम है इस पेपर में, तो ये इजी क्वेश्चन था। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जो है हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में देखते हैं, और बाकी और भी प्राइसेस हैं जो कि एक हमारा जो है नॉर्थ सी से आता है, तो ये काफ़ी ईजी एक क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फिनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग।
कौन सी ऐसी डेट है जो कि नॉन फिनेंशियल है, मतलब कि जो आप सीधे सीधे बात करें, नॉन फिनेंशियल डेट का मतलब है कोई भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा, नॉन फिनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा जो है क्रिएट किए जाते हैं, और ये हाउस होल्ड या बिजनेस के द्वारा नहीं, मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी हाउस होल्ड या बिजनेस के द्वारा अगर क्रिएट किए जाएं तो उनको जो है हम फिनेंशियल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये नॉन फिनेंशियल होते हैं। तो आप ट्रेजरी बिल देखिए, ये गवर्नमेंट करता है ऑफ कोर्स। हाउसिंग जो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है, तो ये भी नॉन फिनेंशियल हो गया। और अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ये भी हाउस होल्ड करता है, ये भी नॉन फिनेंशियल हो गया। तीनों हमारे नॉन फिनेंशियल डेट की कैटेगरी में आते हैं। 45 आपका क्वेश्चन है, ये इन इंडिया वाई सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड। IAEA सेफगार्ड में इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए हैं क्योंकि कुछ न्यूक्लियर, अब देखिए थोरियम जो है, कोई भी ऐसा इंडिया का कोई भी पावर प्लांट नहीं है जो कि थोरियम से चलता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। फिर फॉरेन एंटरप्राइज कोई भी हमारे करती नहीं है, एटॉमिक एनर्जी ओपन ही नहीं है फॉरेन एंटरप्राइज के लिए, 3 भी गलत हो गया। कोई भी प्राइवेटली ओन्ड भी नहीं है हमारे में, तो ये D भी गलत हो गया। अब इसका आंसर है B। कुछ लोग जो है इंपोर्टेड यूरेनियम यूज़ करते हैं और कुछ डोमेस्टिक सप्लाई। इंपोर्टेड यूरेनियम केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है, इसीलिए IAEA की जो टीम्स आती हैं वो इंस्पेक्ट करती हैं कि क्या हम इंपोर्टेड यूरेनियम का जो यूसेज है वो केवल पावर के लिए कर रहे हैं, पीसफुल के लिए कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है आपको। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय एफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, पहला स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि यहाँ पे दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज का आपको याद होगा कि ट्रिप्स करके होता है, ये काफ़ी हमने IP रेजीम में ट्रिप्स पढ़ा है। 2 को आप एलिमिनेट करते ही आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर है इसका C, 1 and 3 ओनली। तो एज सच अगर आपको ट्रिम्स के बारे में ना भी पता हो तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट ए एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी तो विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू। एक्सपेंशनिस्ट मतलब कि जब हम मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर हम SLR और या कोई भी रेट अगर हम कट कर देते हैं तो उससे हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो ऑफ कोर्स ये करेगी, तो ये विल नॉट डू की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर कट दी बैंक रेट एंड रेपो रेट, ये भी करेगी RBI क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अब इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इससे आपकी जो अवेलेबिलिटी है मनी की वो कम हो जाती है, तो ये सेकंड वाला चीज़ जो है वो RBI नहीं करेगी, ऑप्शन होगा इसका B, 2 ओनली। फिर क्वेश्चन 48 आप देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है वर्कर प्रोडक्टिविटी, इसमें बोला है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। दूसरा बोला हुआ है, ये एक टफ क्वेश्चन है, कोई भी डेटा इतना याद नहीं रखता है, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस क्वेश्चन तक पहुंचना, और जो एक सही मतलब डिसीजन रहा होगा इसको छोड़ने का रहा होगा। परसेंटेज शेयर इन द रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टडीली इंक्रीज, अगेन स्टडीली की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर तीसरा आपका, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, और चौथा स्टेटमेंट दे रखा है ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। तो इसकी अगर आप बात करें 58 वाले क्वेश्चन की, तो 58 में आपका आंसर होगा 3 and 4 ओनली, ये दोनों चीज़ें हुई हैं। बाकी जो है आपका अर्बन एरियाज़ में डिक्रीज़ होना और रूरल में मतलब अर्बन में इंक्रीज़ होना, रूरल में डिक्रीज़ होना, ये गलत है। दूसरा ये भी आपका स्टडीली की वजह से गलत हो जाता है, तो आंसर है 3 and 4 B, 3 and 4 ओनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें आपको दिया हुआ है, इन द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चरल सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बोर्ड्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये गलत है स्टेटमेंट। इंडिया में अगर बैंकिंग सेक्टर की आप बात करें तो हमेशा कमर्शियल बैंक ज़्यादा जो है लोन्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, DCCB के जस्ट नीचे जो है आपकी प्राइमरी क्रेडिट PCA होती हैं, ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़, PSC सॉरी, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा B, 2 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द साइबर इंश्योरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, इसकी अगर आप बात करें, इन इंडिया द साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट। ये टफ क्वेश्चन है बट इसको हम थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते थे। ये देखिए, इसमें हो सकता है कि आपको कुछ नहीं पता हो क्योंकि साइबर इंश्योरेंस इतना ईजी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं कराते हैं। बट अगर इसका आप देखें कि ऑप्शन अगर आप इसकी 3 देखें तो 3 तो सही है सब में, क्योंकि 3 सब में दी हुई है। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अगर 2 हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन 2 कहता है कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। तो विलफुल डैमेज कभी भी किसी भी इंश्योरेंस में नहीं मिलता है, ये एक फैक्ट है। विलफुली आप कभी भी अगर आप कुछ जानबूझ के कोई भी चीज़ें खराब करते तो उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 2 आपका गलत हो जाता है। 2 गलत होते ही आप देखिए 3 आपके ऑप्शन चले गए, बी आपका बचा 1, 3 एंड 4 ओनली। तो इसका आंसर होगा बी 1, 3, 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन नैनो ट्यूब की बात की जा रही है। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है ये। फिर दूसरा, दे कैन बी यूज्ड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ये भी ठीक है। और दे आर बायोडिग्रेडेबल, चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4। ये इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड। दूसरा है आपका इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एन एक्टिव वॉल्केनो। और तीसरा आपका आता है कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स ऑफ वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर आप देखेंगे तो हम क्रॉप फील्ड ऑफ कोर्स हम स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी ये वाला पार्ट तो काफ़ी इजी है, ये आपने निकाल लिया होगा आसानी से। दूसरा, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एन एक्टिव वॉल्केनो, ये भी इजी है, ये एक टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आता है क्योंकि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपका। और तीसरा कहता है कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। तो यहाँ पे डीएनए एनालिसिस के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा जो है असमंजस वाली स्थिति थी कि ऑफ कोर्स हम अंडर वाटर ड्रोन्स यूज़ कर सकते हैं, बट कैन वी यूज़ इट फॉर कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल फॉर अ डीएनए एनालिसिस। ये अपने आप में एक क्वेश्चन था जो कि काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बट अगेन इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये भी हम कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट। अगेन ये टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। In the formation in the shape of an equilateral triangle that has side 1 million kilometer long with lasers shining between the craft. The experiment in the question refers to, of course, Voyager और New Horizons नहीं है, लीजा पाथफाइंडर और एवॉल्व लीजा के बीच में आपको कंफ्यूजन होगा। तो लीजा पाथफाइंडर जो था ये आपका जो करता है ये 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंसेस को नहीं करता है। इवॉल्व लीजा में जो है 1 किलोमीटर लॉन्ग होते हैं, 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग होते हैं। लीजा पाथफाइंडर केवल एक प्रोटोटाइप के लिए एक्सपेरिमेंट था, ये छोटे डिस्टेंसेस को कवर करता है। हालांकि टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों में टेक्नोलॉजी सेम है। तो इसका आंसर होगा डी इवॉल्व लीजा, क्योंकि ये जो है 2 ऑप्शंस काफ़ी क्लोज थे, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जेनेटिक सेल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए पर्सपेक्टिव पेरेंट। ऑफ कोर्स इट कैन बी डन। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपने जो है डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट में किया जा सकता है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा बोला आपसे, ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड। कैन बी इंजेक्टेड, यहाँ पे कैन बी इंपॉर्टेंट है, इनटू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग, ये भी कर सकते हैं। तो तीनों सही हैं, तीनों हम कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। फिर आपका 55th क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। सेप्सिस काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि कोविड की वजह से सेप्सिस हो जाता है जिससे कि डेथ कॉज होती है। तो इन्होंने डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन हमको दिया है। ये पार्ट हमारा सही है। यहाँ पे देखिए ये नो साइड इफेक्ट नो एलर्जिक रिएक्शन, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो अगर हम एक्सट्रीमिटी को देख करके हटाएं तो ये हमारे 2 ऑप्शन हट जाएंगे। और डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव
अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी सही है, हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर होगा बी। हालांकि ये टफ क्वेश्चन था, इस तक पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर आप थर्ड को एलिमिनेट कर भी देते हैं तब भी हमारे दो ऑप्शंस बचते हैं, जिस वजह से ये टफ बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ, ये एक इजी क्वेश्चन था, काफ़ी न्यूज़ में था तो आप आसानी से कर लिया होगा आपने। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इंडिया, द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये डिजिटल सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है, तो ये आंसर है ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा है कि प्लांट सेल्स में जो है सेल वॉल्स होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं। फिर प्लांट सेल्स में जो है वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता, ठीक है, एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं। फिर plant cell do not have a plasma membrane unlike the animal cells which do, of course plasma membrane दोनों में होती हैं, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा आपका, आंसर होगा 1 and 3 ओनली, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। तो हमने वार्निशिंग में पढ़ा है कि वार्निशिंग में बेंजीन होती है, तो ऑफकोर्स 4 आपका ऑप्शन सही हो गया। 4 ऑप्शन सही होते ही आपके एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथ्रीन, पॉलीयूरेथ्रीन से न केवल बेंजीन से का एक्सपोजर होता है बल्कि टाउलिन का भी एक्सपोजर होता है, तो 5 भी सही है। 5 सही होते ही आपके जो है आंसर आएगा डी, 1 2 3 4 5। ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल, टोबैको, वुड, इसमें तो होता ही होता है और इन दोनों में भी होता है, तो सारे ऑप्शन हमें जो दिए हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस या पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव इम्यूनिटी। क्यों हमें इम्यूनिटी मिलेगी अगर एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक जितने आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उतना ज़्यादा हम रिस्क पे एक्सपोज होंगे, सेकंड गलत हो गया। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इससे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा, 1 ओनली, तो ये आपका आंसर है 1 ओनली, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। फिर ये आपका मनी सप्लाई से पहली बार क्वेश्चन आया है, M1 M2 M3 मनी सप्लाई जो होती है। अब अगर आप देखें मनी सप्लाई की अगर आप बात करेंगे तो जो आपकी यहाँ पे बात की गई है M3 की बात की गई है, इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। अगर आप M3 की बात करें तो उसमें डिमांड डिपॉजिट प्लस करेंसी इन कैश प्लस आपकी जो करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, तो डिमांड डिपॉजिट और करेंसी इन सर्कुलेशन दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है। आपने एक्चुअली क्या किया, डिमांड डिपॉजिट को कन्वर्ट करके करेंसी इन सर्कुलेशन में कर दिया, उससे हमारी एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा डी, इट विल लीव इट अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्वेश्चन था काफ़ी, ये इजी इसलिए था क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं। तो विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पारामितास। पारामितास ये सीधे सीधे परफेक्शन होते हैं जिनका अटेनमेंट जो है बोधिसत्व पाथ पे लीड करता है। सीधा सिंपल है, इसका सीधा सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपने टर्म्स करे थे तो ईजी होगा, नहीं करे थे तो काफ़ी डिफिकल्ट है, आप इसको गैस नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है सी, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लीड टू बोधिसत्व पाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 62, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। अब यहाँ पे आपका जो आंसर है ये गैस वर्क से आप सही कर सकते थे, अदरवाइज ये टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए है क्योंकि बहुत रकमाबाई केस के बारे में कोई जानता नहीं है कि क्या केस था, ठीक है। ऐसा हमने किसी आप ऑफ कोर्स बहुत कोचिंग वाले आपको बताएंगे कि हमारे मटेरियल में ये था, बट ऐसा हम जनरली ये ऐसे केसेस हमने बहुत कम पढ़े हैं, केसेस या बिल्स वगैरह हम जल्दी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस रिवॉल्व अराउंड, तो एज ऑफ कॉन्सेंट अगर आपको याद होगा, शारदा एक्ट आपकी 1891 में आई है, तो 1884 के आसपास आ रहा है, तो एज ऑफ कॉन्सेंट सही होगा। और इसी में हमने कंजुगल राइट्स की भी बात की थी, तो ये दोनों सही है। विमेन राइट की अगर आप बात करें तो ये काफ़ी पहले से चल रहा है, विमेन राइट टू गेन एजुकेशन, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के टाइम से चल रहा है, जो कि 1884 से काफ़ी पहले है, इसलिए 1 गलत है इसमें, इसका आंसर होगा बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। क्यों हमारी इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन की थी, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात हो रही है। 19th सेंचुरी में तो पेजेंट रेजिस्टेंस था, बट अगेन इस वजह से तो वो इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन करेंगे नहीं। इसका आंसर है बी, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वर्ल्ड मार्केट में कम हो गई थी, बहुत सारे आर्टिफिशियल डाइज जो है जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दी थी इस वजह से, तो इसका आंसर होगा बी।
ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये वेलेस्ली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता पे, क्योंकि वो ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाहते थे। ये एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट था। इसका ऑप्शन है डी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं दिया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इन दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो उलगुलन की हमने बात की थी, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट को ही उलगुलन बोला जाता है। इसका आंसर है डी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था और ये सीधे सीधे सॉल्व होना था। इसमें कुछ भी मतलब ऐसे बिल्कुल भी इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि विद रेफरेंस टू दी स्कॉलर्स और लिटरेचर्स, ये भी इजी क्वेश्चन है काफी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑफ कोर्स ये उनके नवरत्नों में आते थे, और अमर सिम्हा भी उनके नवरत्नों में आते थे। तो ये हर्षवर्धन से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप 2 को एलिमिनेट करेंगे, आप ये देखिए 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचा सी 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है, इसमें हम बात करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसको ट्रांसप्लांट करने की। थ्री पेरेंट बेबी आपने पढ़ा होगा, तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा प्रिवेंशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। ये इसका आंसर है। सीधा सीधा मतलब ये सीधा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप कर लेंगे। ऑफ कोर्स आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आता होगा। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगेन इसमें मैं स्टार लगा दे रही हूँ क्योंकि मेरे जो आंसर्स हैं वो आपको, जो आंसर्स आपको बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिया होगा उसके थोड़ा सा अगेंस्ट मिलेगा, और मैं आपको लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों मैं ये आंसर बोल रही हूँ। यहाँ पे लिखा है कि विद रेफरेंस विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आज के दिन में क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है? ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर सकती है, डिजीज डायग्नोसिस कर सकती है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन ये भी कर सकती है, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग्स ये भी किए हैं। बट यहाँ पे देखिए वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर 99% लोगों ने इसका आंसर जो है सेफ साइड में रहने के लिए आपको डी दिया है, और सारी चीज़ें इसमें सही बताई हैं। बट आप खुद बताइए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे भी कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ऑगमेंट कर सकती है, बट उसको जो है ट्रांसमिशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। इट इज़ नॉट डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ऑगमेंट करती है, बट टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसीलिए इसका आंसर अगर आप 5 हटा देते हैं तो इसका आंसर आपका 1, 3 एंड 4 होगा। ये मेरा लॉजिक है, बट आपको ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। अगेन क्योंकि मेरा आंसर उनसे डिफ़र कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। आई मे बी रॉन्ग, और मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको डी मान सकते हैं, बट आई थिंक आई वुड गो विद बी, क्योंकि बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। द रीज़न बीइंग कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, और 5 हटाने के पास हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचती है, विच इज़ बी। Next question, with reference to visible light communication technology, which of the following statements are correct? VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths 375 to 780 नैनोमीटर, ये सही है बिल्कुल। इतना ही वेवलेंथ ये यूज़ करती है। 1 सही होते ही आपका ये डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। VLC इज़ नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ये शॉर्ट रेंज है। आपको याद होगा कि हमने लाइफाई की बात की है, लाइट फिडेलिटी, ये लाइफाई की बात हो रही है। तो ये 2 गलत हो जाता है। 2 गलत हो रही है आपके, ये दोनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर होगा इसका सी 1, 3 एंड 4 ओनली। 14th क्वेश्चन का जो आपको आंसर दिया था वो बी की जगह ए होगा। इसमें 1 to 5, 6 है। फोर्स हॉर्स ग्राम जो है, जो पल्सेस होती हैं ग्राम होते हैं, उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें जो है 4 एलिमिनेट करना था। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मेरे को अभी एकदम से याद आया तो मैंने सोचा कि पहले आपको करेक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम जो है आगे के क्वेश्चंस के डिस्कशन पे जाएंगे। शायद हम 70th वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे थे, तो मैं जल्दी से अपने 70 क्वेश्चन पे पहुँचती हूँ जिससे कि हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए जिससे कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। आई होप कि आपको जो है आंसर्स अभी तक समझ आ रहे होंगे। तो 70 वाला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी नई है, आपको काफ़ी जो है ब्लॉकचेन के बारे में पता होगा, आपको जानकारी होगी ब्लॉकचेन की। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है इट इज़ अ पब्लिक लेडजर दैट एवरीबडी कैन इंस्पेक्ट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। पब्लिक लेडजर इसमें मेंटेन होता है और इसीलिए इसको ज़्यादा जो है क्रिप्टो करेंसी में यूसेज किया जाता है।
बहुत ज़्यादा ये जो है इसीलिए सिक्योर भी मानी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक लेजर। The structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrency only। तो अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा हम बहुत सारे यूसेज के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं। कुछ जो कंट्रीज़ हैं, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके ब्लॉकचेन का हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूसेज किया है। इट्स बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो चीज़ों को ज़्यादा इनक्रिप्ट कर दी है, इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है ये। तो केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए इसका यूसेज नहीं होता है, तो इसलिए 2 हमारा गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। तो ब्लॉकचेन को कोई ओन नहीं करता है, तो इसीलिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर होगा डी। इसको यूज़ करके कोई भी बना लेता है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो है ब्लॉकचेन के लिए अलग अलग करेंसीज हमारी आ गई हैं। तो इसीलिए आपका आंसर उसका डी होना चाहिए, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। औरंग द इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, बनियान इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मिरासिदार डेसिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि हमने बहुत सारे टर्म्स देखे हैं, बट ये टर्म्स हमें बहुत कम सुनने को मिलते हैं। अगेन मिरासदार जो है ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि ये जो है रेवेन्यू पेयर्स को बोला जाता था। तो स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 3 सही होते ही ये सारे जो है हमारे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। औरंग ये हमारा गलत है, इसका आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्थावादिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। ये बिल्कुल गलत है, ये जो है हीनयाना बुद्धिज्म के होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। तो आंसर होगा इसका बी, 2 and 3 ओनली। ये स्थावीरवादिन्स ये जो है हमारे हीनयान के हैं, और इसमें महायान दिया हुआ है, तो इसीलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या जो है हिस्ट्री का लेवल क्या है, उस बेसिस पे आपको ये हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगा हो, बट बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी क्वेश्चन है। ये हम बहुत इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और हम जो है इसको हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। सीधे सीधे पता है कि हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया के लिए बहुत ख़राब पड़ा था। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है रूइन हो गई थी। तो इसका आंसर होगा ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ प्रतिहार्स अंडर किंग भोज। टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम हिस्ट्री को एक साथ एमालगेमेट करके नहीं पढ़ते, नॉर्थ और साउथ इंडिया की हिस्ट्री को एमालगेमेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। फिर पल्लवाज, फिर चोलाज और पालाज, इनको आपको जो है हिस्ट्री के टाइम फ्रेम में जो है अरेंज करना था, इसीलिए टाइमलाइन बेस्ड हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा सी, 2413। अगर आपको याद होगा तो चोलास जो है वो आपको इसको अरेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। तो चोलास जो है सबसे बाद में आए हैं, और हम अगर देखें तो पल्लवास जो है सबसे पहले आए हैं। तो इसका सी आंसर है 2413। फिर हंडीज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो आपको पता ही होगा कि हंडीज जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है। आज भी जो है हंडी के फॉर्म में उनको बोलते हैं। आज भी जो बहुत सारे लोग हैं इसको हंडी फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाई शखाराम गणेश देशुकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वॉन्ड अगेंस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, हिप्नोटिक कंट्रोल ऑफ माइंड, कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, बिल्कुल सही है। इंस्पायर्ड द स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फॉक सॉन्ग से जो है 19 जो आपका बंगाल का पार्टीशन था उस वक्त इन्होंने लिखा था, ये भी सही है। और देश इन्होंने केवल इंडिया के बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा था, इन्होंने देश का जो टर्म है इसका यूसेज ऑल ओवर मतलब केवल बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया था। सॉरी, इसमें द यूसेज ऑफ देशुकार वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल ओनली। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है आपका, इसका आंसर होगा ए, 1 and 2 ओनली। अब ये जो क्वेश्चन है, आइडियली ये क्वेश्चन इस हिसाब से जो है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगी, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है आयोग कंसिडर ना करे, क्योंकि अगर आप इसका हिंदी वर्जन देखेंगे तो यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस की बात की गई है उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन का हिंदी में जो है ट्रांसलेशन किया है। असहयोग आंदोलन बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। तो उस वजह से इस क्वेश्चन के ऊपर क्या आयोग प्रतिक्रिया लेगा, इस बारे में अभी देखना है। बेसिकली ये क्वेश्चन हालांकि काफ़ी इजी था। यहाँ पे अगर हम बात करें
एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये गलत है, तो 3 आपका गलत हो जाता है। 3 गलत होती है, आपके 2 ऑप्शन चले जाते हैं। अब आपका बचता है ए 1 ओनली और बी आपका 1 to 4 ओनली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल उन्हीं प्रिजनर्स को रिहा किया था जो कि वायलेंस के लिए चार्ज नहीं थे। इसी वजह से गांधी जी को जो है बहुत ज़्यादा वो झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा उनको जो है ऑपोजिशन झेलना पड़ा था, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट, ही कुड नॉट मेक दी, भगत सिंह को वो छुड़ा नहीं पाए थे। तो ये एक उनको जो है ब्लैक फ्लैग से जो है ग्रीट किया गया था जब वो 1929 में अपने जो है लाहौर सेशन की तरफ जा रहे थे। तो ये आपका जो है ये वाला पार्ट सही है, फर्स्ट पार्ट भी इसका सही है, सेकंड पार्ट भी सही है। बट अगेन बिकॉज हिंदी वाले वर्जन, इसका बी आंसर होना चाहिए, बट अगेन हिंदी वाले वर्जन में वो डिफरेंस होने की वजह से आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन कंसिडर होगा या नहीं होगा। ये आपको आगे वक्त बताएगा कि 99 क्वेश्चन में से आपका जो है ट्रीट होना है या 100 क्वेश्चन में से होना है। अगेन इस वाले क्वेश्चन में एक और जो चीज़ है जो इंटरप्रेट थोड़ी सी अलग की जा सकती है। यहाँ पे रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर टर्म यूज़ नहीं किया गया है। प्रिजनर्स बहुत तरह के होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ही केवल जो है फ्रीडम ग्रांट की गई थी, सभी प्रिजनर्स को नहीं की गई थी। तो यहाँ पे प्रिजनर्स कौन से हैं वो स्पेसिफाई नहीं किया है, ना तो ऑल टर्म है ना ही पॉलिटिकल टर्म है। तो इसीलिए अगेन ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी एम्बिगुअस हो जाता है। अगर इसको गलत कंसिडर करेगी तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो शायद आयोग इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करेगी, बिकॉज इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में वो टोटली डिफरेंट है। तो अब ये इसीलिए मैंने इसको स्टार किया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो है ये विट्ठल विध्वंसक, ये अगेन एक टफ क्वेश्चन है, ये हमने कभी नहीं सुना है, ना ही आपने जो है किसी उसमें पढ़ा होगा। was the first monthly journal to have untouchable people as its target audience was published by। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस देखिए, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। हमने इन सब के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा है। सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी, बहुत अच्छे से पढ़ी हैं ये हमने, जो मैगजीन्स ये लोग जो पब्लिश करते थे, ज्योतिबा फूले भी, भीमराव अंबेडकर भी और मोहनदास करमचंद गांधी भी। और हमने इन तीनों में कभी भी वित्तल विध्वंसक का हमने नाम नहीं सुना। तो अगर इस तरह से लॉजिक लगा के करते तो हमारा सही हो जाता है। इसका आंसर है ए गोपाल बाबा वालांगकर। इस तरह से ये सही क्वेश्चन आंसर तक पहुंचना था, बट एज सच अगर आप द फेस वैल्यू पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन टफ है, थोड़ा लॉजिक के साथ करेंगे तब ये सॉल्वेबल क्वेश्चन हो जाता है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल व्यापा और द्रोण व्यापा डिनोट। तो ये भी काफ़ी जो है एक टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगेन टर्म्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री का देख के आपको लग रहा होगा कि टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पिछले 3-4 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है कि टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं। बाई नाउ जो आयोग है वो जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ सकता है ट्रेडिशनल एरियाज से, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी तरह से आपको जो है एकदम से अनएक्सपेक्टेड देने के लिए, एक टफनेस की फील देने के लिए दे आर आस्किंग वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इसका आंसर है मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये लैंड मेजरमेंट के लिए होता है यूज़। फिर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये हम कर सकते थे आसानी से। अब कैसे, ये देखिए, हु एमंग दी फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो इंस्क्रिप्शन आपको अच्छे से याद होगा कि इंस्क्रिप्शन वो भी धर्म के बारे में, यहाँ पे रिलीजियस सेक्ट की बात हो रही है, तो धर्म के रिलीजियस इंस्क्रिप्शन थे, केवल अशोका लिखते थे। तो ये अशोका से रिलेटेड है, सीधे सीधे कौन से पिलर पे है ये तो आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि किसने ये इंस्क्रिप्शन दिया था, तो अशोका है। क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन की बात यहाँ हो रही है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे पॉलिटी के तो बहुत डूएबल क्वेश्चन था। सीधा सीधा इसका आंसर है कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके द्वारा जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ये रिमूव भी की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डीपीएसपीज जो है आपके आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट पॉलिसी को, वेलफेयर स्टेट को जो है प्रोपेगेट करते हैं। तो पॉलिटी आप देखेंगे तो कंसिडरेबली काफ़ी इजी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर
इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर आपको याद होगा बेसिक स्ट्रक्चर पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है केशवानंद भारती केस में, आप जा करके देखेंगे तो जस्ट आपके प्रीलिम से पहले बनाया, इतने अच्छे से मैंने बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे डील किया था और आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है ये केशवानंद भारती केस से आई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आई है। वन गलत होने से आपके ये दो ऑप्शन जो है नेगेट हो जाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, अब यहाँ पे ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये नहीं दिया हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू टर्म नहीं दिया हुआ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 13 और 32 के तहत जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड करती है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा बी। और ये भी मैंने पूरा आपको जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 वाला समझाया था, तो बहुत अच्छे से ये समझाया था, काफ़ी डुएबल क्वेश्चन था। आपको बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स वाले या नीदर 1 नॉर 2 बताएंगे, बट ये डेफिनेटली गलत होगा। इसका 200% इसका आंसर होगा 2, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है जुडिशियल रिव्यू, हमें आर्टिकल 13 और 32 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर आपका जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी प्राइवेट प्रॉपर्टी के हक में थे, तो ये सी गलत हो जाता है आपका। अब इसमें आपके बाकी क्लास स्ट्रगल भी गलत हो जाता है, क्योंकि क्लास स्ट्रगल के बारे में नहीं था। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, बट आई विल गो विद ए। फाइनल गोल जो है स्टेटलेस सोसाइटी का है, तो ये आपका आंसर जो मोर प्रोबेबल है ए है, बट आयोग इसको चेंज भी कर सकती है, तो इसको थोड़ा सा आप स्टार्ट क्वेश्चन कैटेगरी में डालिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ये आपके जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका काम होता है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये एजेंसी होती है जो कि इम्प्लीमेंट करती है पब्लिक पॉलिसी को। फिर प्रियम्बल की अगर हम बात करें, अगेन प्रियम्बल के लेसन जब मैंने कराया था तो मैंने आपको साफ बताया था, पूरी कंट्रोवर्सी हमने प्रियम्बल की डिस्कस की थी, और मैंने बताया था ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली दूसरे पार्ट के बियॉन्ड नहीं है। हमने जब बात की थी गोपालन केस की और बाकी केसेस की, जब हमने बात की थी प्रियम्बल का क्या लीगल इस वक्त स्टेटस है, ये हमने पूरा डिस्कशन किया था। लिंक्स उन लेक्चर्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, सीधा वो लेक्चर आपने देखा होगा, तो ये सीधा आपका आंसर सही होगा, डी इसका आंसर है। गोल्ड ट्रेंच की अगर हम बात करें, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये हमेशा आईएमएफ में होती है, तो आईएमएफ सीधा सीधा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आईएमएफ का ये क्रेडिट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 88, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पार्ट 4 के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, दे आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, ऑफ कोर्स दे आर नॉट। डीपीएसपीज जो है इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, बाकी दोनों सही हैं, ये दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, और ये जो है स्टेट को लॉज के लिए गाइड करते हैं, लॉ बनाने के लिए गाइड करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 2 and 3 ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 89 आपका कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। ये देखिए यहाँ पे बाकी जो अगर आप पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये गलत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कि 25 साल से ऊपर का है उसको जो है वो मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए, इवन दो वो जो है चुन के ना गया हो। बट यहाँ पे एलिजिबल टू वोट, वोट की एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स की हो जाती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। स्टेटमेंट 2 ऑफ कोर्स आरपीए जो है कोई भी अगर व्यक्ति जेल जाता है तो उसको अगर 5 साल के लिए ज़्यादा के लिए जेल जाता है तो डिस्क्वालीफाई होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही, वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट, बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट को समन करने की पूरी पावर है प्रेसिडेंट को, कहाँ जैसा वो चाहें जहां वो चाहें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी नंबर ऑफ सेशन जो है मेंशन नहीं किए हैं, तो सेकंड को अगर आप हटा देंगे तो ये आपके 2 ऑप्शन नेगेट हो जाएंगे। फिर देर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कितने दिन पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए, ये पार्लियामेंट के ऊपर है, तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months। दूसरा है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। तीसरा है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। चौथा है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ कोर्स आप इसको खरीदने के लिए आपको याद होगा जो केस हुआ था अभी आधार से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए हमें आधार कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। 3 आप हटा दीजिए, तो 3 को एलिमिनेट करते ही आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 1 and 4 ओनली एंड 2 and 4 ओनली। अब 1 देखिए, 1 and 4 कहता है आपका इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो कहाँ पे ये जो है मेंशन नहीं है। कुछ चीज़ों में मेटा डेटा को 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि अभी केस आया था इसका, जो हम बात कर रहे थे, जो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है, तो उसके वक्त जो है मेटा डेटा वहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं होता है। आधार के केस में ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है। सेकंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। आधार का जो डेटा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है, तो ऑब्वियसली हम प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ आधार डेटा स्टेट शेयर नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा बी, 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अब यहाँ पे देखिए, मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें केवल राज्यसभा को पावर होती है, लोकसभा को नहीं होती है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, अमेंडिंग के लिए बिल्कुल इक्वल पावर होती है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बिल आ सकता है। राज्यसभा से भी उतनी ही मेजॉरिटी चाहिए जितनी लोकसभा से चाहिए। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट ये केवल लोकसभा में होगा, और मेकिंग कट मोशन ये भी केवल लोकसभा में होगा। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फंड्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो एमपी लैड्स मस्ट क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, बिल्कुल सही है ये। स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर, ये गलत है आपका। ठीक है, ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं आप, ये गलत है 3 ऑप्शन। तो 3 का ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आपके पास ये आ जाएंगे। 10% district authority must inspect at least 10% of all works under implementation, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा डी, 1 to 4 ओनली। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अपने फंडामेंटल राइट का मैंने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, सारे मैंने कवर किए हुए हैं। इक्वालिटी के मैंने एक साथ बनाए थे और मैंने 14 से 18 तक किया था वो। आर्टिकल ये 17 में आता है, आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है, ये राइट टू इक्वालिटी होगा। नेक्स्ट, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाई। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, तो इसका आंसर होगा बी, डीपीएसपी। अगेन ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, along with the budget the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement। तो ये जो मैंडेशन है ये FRBM एक्ट में होता है, ये और किसी में नहीं है, किसी आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं दिया है। ये भी सीधा सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। FRBM एक्ट काफ़ी जब भी न्यूज़ में भी थी, सीधे सीधे FRBM से ही आया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिटेशन प्लेस करता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा डी। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रियम्बल ऑफ कोर्स इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, तो प्रियम्बल है। डीपीएसपी ऑलरेडी मतलब यहाँ पे हमने पहले के क्वेश्चन में भी इसमें दिया हुआ है कि डीपीएसपी में हमने वेलफेयर स्टेट की बात की है। डीपीएसपी में बहुत सारे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, तो डीपीएसपी सही होगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ ड्यूटी हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि नॉट टू एनरेज द मॉडेस्टी ऑफ फीमेल्स। अगेन ये आपका एक जो है ह्यूमन डिक्लेरेशन के साथ साथ जाता है, तो तीनों पार्ट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टार्ट क्वेश्चन कैटेगरी है। अब इसमें मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ओबीसी वाला ये गलत है। अब यहाँ पे ऑल सीनियर सिटीजन्स को डेली में मिलता, मतलब ये स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, हर स्टेट अपनी अलग अलग जो है वो देगा, उस बेसिस पर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। अगेन ट्रांसजेंडर को ये एनुअल इनकम जिनकी लेस देन 2 लाख है, ये केवल दिल्ली में मिलती है, ऑल इंडिया में अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इस वजह से जो भी हमें ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होती। इसमें से ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, आपका 1 और 4 और 1 और 2 में से कोई आंसर नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4 अगर आप दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अदरवाइज इसका आंसर होना चाहिए 1 ओनली, पूरी तरह से 1 ओनली बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो अब वी विल गो बेस्ट ऑप्शन। अगर हम देखें तो ए ऑप्शन बेस्ट है, सूटेबल ऑप्शन है, गो विथ ए। बट अगेन ये क्वेश्चन जो है इसका क्या आंसर होगा ये डिपेंड करेगा आपका उसके ऊपर, आयोग के ऊपर। यहाँ पे ये एक्सट्रीम हो जाता है, ऑल सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलती है, बट कुछ ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। दिल्ली में ये प्रोवाइड की जाती है, और इसी तरह से ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो ये दिल्ली में प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ बात की जा रही है इंडिया की, इन इंडिया। तो इसी वजह से ही जो ऑप्शंस जो हमें दिए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है आपका, तो इस हिसाब से ए आंसर होना चाहिए। अगेन आपका 100th क्वेश्चन, तालानुआ डायलॉग आपको पता है कि वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से है, तो इसीलिए आपके ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सही है। अल्माटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ पीपल है, 1 एंड 3। हेग कन्वेंशन जो है बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स पे नहीं है, गलत है। अंडर 2 कोalition भी चाइल्ड राइट्स पे नहीं है। इसका आंसर होगा सी, 1 एंड 3 ओनली। तो आई होप आपको क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो समझ आया होगा। हो सकता है कि आप मेरे कुछ आंसर्स के साथ एग्री ना करें। स्पेसिफिकली जो 2 आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, एक जो वायरलेस टेक्नोलॉजी वाला है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कोचिंग्स के साथ जाएंगे, बट मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप वायरलेस के बारे में सोचें। दूसरा जो क्वेश्चन है जहाँ पे शेड्यूल 6 की बात की जा रही है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है, उसमें लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, बट थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उसको स्टार किया हुआ है। उसमें से ए या बी में से आंसर आएगा। अगर मेरे आंसर्स के अकॉर्डिंग अगर आपके 92 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। अभी बहुत ज़्यादा जो है कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगा, इस बारे में आप जो है परेशान मत होइए। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी टीचर हो, वो आपको एग्जैक्ट आंसर 2 to 5% का मार्जिन ऑफ एरर सब में रहेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी आप देखेंगे कि 2 से 5 क्वेश्चन के में जो है उनके चेंजेस आएंगे। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार करके दिए जिससे कि आप पहले ही उनको आइडेंटिफाई कर लें। स्पेसिफिकली हो सकता है इस बार जो है काउंटिंग 99 क्वेश्चंस में से हो। तो बेसिकली अगर इफ़ यू आर गेनिंग अबव 90 तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपके 90 से ऊपर आ रहे हैं डिस्कशंस में तो इसका मतलब डेफिनेटली आप जो है अराउंड नियर बाई जो है कट ऑफ के होंगे। हो सकता है कि आप 99% आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, बट अगर कट ऑफ से 1-2 नंबर से कम रह भी जाता है तो आपकी तैयारी एक बेस मजबूत हो जाएगा। जून में आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है तो उस हिसाब से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब इंग्लिश का जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं आपकी जो है तैयारी शुरू करवाऊंगी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप मेरे को बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे लिटरेचर कराने के लिए, तो मैं लिटरेचर का जो पेपर है उसको कल से हम लोग लेंगे धीरे धीरे पोएम वाइज। बाकी जो हमारा पॉलिटी का रह गया था, पॉलिटी भी मैं धीरे धीरे लेना शुरू करूँगी। जो 2021 वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी हाई क्वालिटी पॉलिटी और आईआर तो एटलीस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कम से कम इतना सपोर्ट कीजिए कि क्योंकि मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप देखा कीजिए। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरा भी हौसला कम होता है, तो इसलिए मेरे को जो है आप अपना सपोर्ट दीजिए। और मैं भी, आप देखिए मेरे आंसर्स, अगर आप अभी तक के मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के स्पेसिफिकली जो पॉलिटी मैंने जिस तरह से डील करना शुरू किया था, डायरेक्ट मेरे बोले हुए वर्ड्स जो है क्वेश्चन में आए हैं। मैं सीधे सीधे किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट अगेन एलिमिनेशन टेक्निक से, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, एलिमिनेशन टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपको ये समझ नहीं आई है, अगेन हम एलिमिनेशन टेक्निक को भी मजबूत करेंगे और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रण हो चुकी है, बट आप मायूस ना हो, रण अभी बहुत सारी बाकी हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगे रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। मौका ज़िंदगी में हमें काफ़ी मतलब अगर हम ज़िंदगी की बात करें, यूपीएससी हमें 6 मौके देता है। अगर ये आपका मौका वेस्ट भी हुआ बाय एनी चांस तो अभी दूसरा भी आपके सामने चांस है। जब तक आप अपने चांसेस को एग्जॉस्ट ना कर ले तब तक बिल्कुल मायूस होने की और हथियार डालने की ज़रूरत नहीं है। लगे रहिए, जुटे रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, ये मेरा आपके ऊपर भरोसा है। सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा आप इधर उधर ना जाएं। और एक चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपने बिल्ड नहीं की तो कोई शॉर्टकट्स आपके जो है काम नहीं करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।